घर गृहस्थी संभालते संभालते हम अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और उन्हें करने लग जाते हैं। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर्स। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हम दूसरों को देख के भी सीख जाते हैं और इसमें बुराई ही क्या है। अच्छी आदतों को अपनाना, इसमें कोई शर्म नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं जो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मस्ट नो किचन टिप्स हैं ये, जो कि आपका काम आसान बना देंगी और आप सलीके से भी सब चीज़ों को आप संभाल पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। मुझे ना घी निकालना घर पे अपने आप में एक टास्क लगता है। मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई आज तो घी निकालना ही निकालना है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो चुकी है, अराउंड 15 दिन की है ये। अब आज तो घी निकालना ही पड़ेगा। तो इस मलाई को अब मथने के लिए, इसका मक्खन पहले बनाने के लिए मुझे इसे एक बर्तन में निकालना होगा। मैं यहाँ पे अपने दूध का पतीला खाली कर रही हूँ और इसी के अंदर मलाई डाल के मैं इसको मथूंगी, विस्क करूँगी मक्खन बनाने के लिए। ऐसा करने से मेरे कम बर्तन झूठे होंगे और कम मेहनत लगेगी उन्हें वॉश करने में। हाँ, मांजने वाला एक ही बर्तन कम हुआ है, बट एक एक करते करते किचन में बहुत सारे बर्तन झूठे हो जाते हैं और एकदम ढेर लग जाता है बर्तनों का धोने के लिए। तो समझदारी से आप एक एक बर्तन इस तरीके से बचा सकते हैं। कम बर्तन झूठे होंगे, पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। वैसे अगर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सेविंग टिप दूँ ना किचन की, तो वो ये है कि इन्वेस्ट इन सम गुड किचन गैजेट्स। जैसे कि ये मेरा इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, बहुत काम की चीज़ है। अगर यही आप मलाई इतनी सारी हाथ से रिड़केंगे या मथेंगे तो सोचिए कितना टाइम जाएगा। वहीं घंटों का काम आप मिनटों में निपटा सकते हैं अगर आप इस तरीके से किचन गैजेट्स यूज़ करें तो। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपने मुझे देखा ही होगा कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें किचन में इस्तेमाल करती हूँ। फिर चाहे वो मेरा फूड प्रोसेसर ही क्यों ना हो जिससे मैं आटा गूंथती हूँ, या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर, गार्लिक प्रेस, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका काम किचन में आसान बना देती हैं। तो इनमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैं घी बना रही हूँ तो कई लोगों को इस घी की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का अगर बस चले तो वो मुझे घर में घी बनाने ही ना दे। उनको भी ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका भी मैंने एक तोड़ निकाला है। जब भी आपके किचन में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो तो आपको बस करना इतना है कि आप लीजिए अगरबत्ती, ये हम सब के घरों में हमेशा रहती है। इसको अपनी किचन में जला दीजिए। 2 या 3 अगरबत्तियां ही बहुत होती हैं इस स्मेल को हटाने के लिए और अच्छी सुगंध हर जगह फैलाने के लिए। कई बार अगल बगल के घरों से भी खाना बनाते वक्त कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी स्मेल्स आती हैं। स्पेशली अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो चिकन या फिश वगैरह की स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्मेल्स को हटाने के लिए आप अपने यहाँ इस तरीके से अगरबत्ती जला सकते हैं। ये तो बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय है एंड समथिंग विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन एवरी हाउस। अब मेरी किचन और मेरा लिविंग और डाइनिंग एरिया सब कनेक्टेड है क्योंकि मेरी ओपन किचन है। तो मैं एक और उपाय करती हूँ। मैं जनरली अपने डाइनिंग एरिया में या कभी कभी लिविंग रूम में भी इस तरीके से कपूरदानी जला देती हूँ। कपूर के साथ साथ आप लौंग भी रख सकते हैं, मैंने आज सिर्फ कपूर रखा है। इसको जलाने से भी ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल किचन की हट जाती है। बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये। आपको कोई भी परफ्यूम वगैरह छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, वो सब केमिकल बेस्ड होती हैं जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं। यहाँ पे हमारा घी भी बनके रेडी हो गया है। इससे रिलेटेड एक और टिप शेयर करती हूँ जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। घी को छानने के लिए सिर्फ छन्नी का इस्तेमाल मत कीजिए। छन्नी के ऊपर इस तरीके से एक सॉफ्ट कॉटन का या मलमल का कपड़ा ज़रूर रखिए और तब घी को छानिए। ऐसा करने से जो फोक रहता है घी छानने के बाद, शायद कुछ लोग इसको बेरी भी कहते हैं, ये इस कपड़े पे छन के निकलेगा। इसका एक तिनका भी आपके घी के अंदर नहीं जाएगा। घी एकदम परफेक्टली स्ट्रेन होके निकलेगा, एकदम साफ रहेगा बिना किसी तिनके के।
घर पे खाना आप चाहे कोई भी बनाएं, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, अगर खाना बचता है तो उसको इस तरीके से किसी ग्लास कंटेनर में या सिरेमिक कंटेनर में निकालिए, ताकि जब आप इसे वापस खाने के लिए फ्रिज से निकालें तो आप आराम से इन्हीं कंटेनर्स में इन्हें रीहीट कर लें, क्योंकि ये माइक्रोवेवेबल होते हैं और बर्तन आपको झूठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ग्लास वेयर्स या सिरेमिक वेयर्स तो बहुत अच्छे सर्व वेयर्स भी होते हैं, आप इन्हीं में खाने को सर्व भी कर सकते हैं। इस तरीके के कंटेनर्स में हम अक्सर दही को बाजार से खरीदते हैं। अब अगर दही मैं इसी तरीके से फ्रिज में छोड़ दूं तो ये ड्राई होने लगता है, खराब होने लगता है। इसका भी एक तोड़ है। आप इसको एक एल्युमिनियम फॉइल से इस तरीके से ढक के तब फ्रिज में रखिए, ताकि अंदर की चीज़ दही खराब ना हो, ड्राई ना हो। ये आइडिया आप दूसरी चीज़ों के साथ भी आजमा सकते हैं, जैसे कि क्रीम चीज़ वगैरह। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसे किसी बर्तन में निकाल के ढक के तब फ्रिज में रखिए। आप इसे स्टील के बर्तन में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लास के एक बॉक्स में ही निकाल रही हूँ, लेकिन स्टील के कंटेनर में आप निकाल के इसे प्लेट से ढक के भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी धनिये को लेके है। अक्सर जब हम धनिये को काटते हैं तो बस जल्दबाजी में इस तरीके से चाकू उठाया और हाथ में धनिये को लेके काटने लग जाते हैं। बट जब हम इस तरीके से धनिया या कोई और सब्जी फटाफट के चक्कर में हाथों में काटते हैं तो हमारे अंगूठे की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, इसमें कट मार्क्स आने लग जाते हैं। तो हमें जल्दबाजी में ही सही, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप यूज़ कर सकते हैं किचन सिजर्स का। एक किचन सिजर मैं हमेशा अलग रखती हूँ, जो कि सिर्फ किचन में ही खाने के सामान को मैं काटने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये किचन सिजर्स कहीं और इस्तेमाल नहीं होती है। इससे धनिया बहुत अच्छा कटता है। अगर आपको सिजर्स से कट करने में थोड़ी सी भी हिचक हो रही है तो आप नॉर्मली कटिंग बोर्ड यूज़ कीजिए और इस पे कट कीजिए, ताकि आपके हाथों को कोई कष्ट ना पहुँचे। ऐसा नहीं है कि पनीर सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेज खाने वाले लोग भी पनीर बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इसको घर पे बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि साफ सुथरी अच्छी चीज़ बना रहे हैं आप। तो इसको बनाने के लिए हमेशा कच्चा दूध इस्तेमाल कीजिए, जो कि उबला ना हो पहले से, तो पनीर ज़्यादा सॉफ्ट बनता है घर पे। और अगर आप घर पे विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं दूध को फाड़ के पनीर बनाने में, तो फिर आपको विनेगर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना है। इक्वल क्वांटिटी यूज़ करनी है विनेगर और पानी की, क्योंकि विनेगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी महक अदरवाइज पनीर में रह जाएगी अगर आप इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे तो। जब तक दूध उबल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ प्रेपरेशन कर रही हूँ। छन्नी रख दी है मैंने, जिसमें मैं दूध फाड़ के छानूंगी, और एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े को या मलमल का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, इसको भिगो के एकदम निचोड़ने के बाद छन्नी के ऊपर रख दिया है। क्यों, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जब दूध पूरा उबल जाए तो गैस को कर दीजिए बंद और पतीले को गैस के ऊपर से उतार लीजिए। अब गरम पतीला आप डायरेक्टली अपने काउंटर टॉप पे कभी नहीं रखेंगे। हमेशा कोई भी गरम बर्तन अपने काउंटर टॉप पे रखने से पहले उसके नीचे कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर रखिए, चाहे वुडन चाहे स्टील का। ऐसा करने से आपका जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो ख़राब नहीं होगा, भले ही वो मार्बल का हो या ग्रेनाइट का हो। अगर आप गरम गरम बर्तन रख देंगे तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो किचन टॉवल उठा लीजिए, उसके ऊपर गरम बर्तन को रखिए। और जल्दबाजी में अगर आपको टॉवल भी नहीं मिल रहा तो कोई स्टील की प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर गरम बर्तन को रखिए, ताकि आपका किचन प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड रहे। अब चलिए पनीर बना लेते हैं। धीरे धीरे करके, पूरा सॉल्यूशन एक बार में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप ये विनेगर का जो सॉल्यूशन है जिसको हमने डाइल्यूट किया है, इसको आप दूध में डालिए और हिलाते रहिए। बस कुछ ही सेकेंड्स में पनीर रेडी हो जाएगा और जो वे वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा।
एक और बहुत ज़रूरी स्टेप है, घर पे पनीर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पनीर बनाने के बाद आप इसको जब छानेंगे तो तुरंत ही इसके ऊपर पानी डाल दीजिए, खुला पानी डाल दीजिए, ताकि जो पनीर है उसका फर्दर कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और ये आपका सॉफ्ट पनीर बनके रेडी हो गया है। अब मैंने इसे गीले कपड़े के ऊपर क्यों डाला? इसलिए डाला ताकि पनीर के क्रम्स कपड़े के साथ चिपक के वेस्ट ना हो। अगर आप ड्राई कपड़े के ऊपर पनीर को छानेंगे तो पनीर कपड़े के ऊपर चिपकेगा ही चिपकेगा और काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होगी। इसलिए ये अवॉइड करने के लिए एक कपड़े को गीला कीजिए, छन्नी पे उसको रखिए निचोड़ने के बाद और उसके ऊपर पनीर को छानिए। किचन में चॉपिंग वगैरह एंडलेस होती है और अक्सर प्याज डेली कुकिंग में यूज़ होता ही होता है। जब आप प्याज को काटें तो ये जो आई है इसको आपको ज़रूर काटना है, क्योंकि ये कैंसरस होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस आई को काट के निकाल दें, इसको हमें नहीं खाना है। प्याज को अगर आप पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं और फिर इसे काटते हैं तो आपको प्याज काटते वक्त रोना नहीं आएगा, आपके आंसू नहीं गिरेंगे। तो ये ज़रूरी है। हरी मिर्ची को काटने का भी एक तरीका होता है। इसे आप चाकू से ना काट के किचन सिजर से काटिए, ताकि मिर्ची वाले हाथ अगर गलती से आंखों में पड़ भी जाए तो आपको जलन ना हो। और सिजर से मिर्ची कटती भी बहुत अच्छे से है। फिर चाहे आपको इसे स्लिट करना हो या फिर बारीक चॉप ही क्यों ना करना हो, सिजर से ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप होती है। लेकिन हाँ, अगेन अगर आपको सिजर्स यूज़ करने में थोड़ी भी हिचक हो रही है तो आप अपना जो किचन में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको हाथों पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए। हथेलियों पे और उंगलियों पे अच्छे तरीके से रब कर लीजिए इस ऑयल को। उसके बाद चाकू से आप मिर्ची को काटिए। और अब अगर मिर्ची वाले हाथ चेहरे पे या आंखों में लग गए आपको गलती से भी, तो भी आपको जलन नहीं होगी। इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। उनमें से एक है ढक के पकाना। जब भी आप ढक के पकाएं तो ढक्कन पे इस तरीके से पानी ज़रूर डाल दीजिए। ऐसा करने से अंदर स्टीम बनी रहती है। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो अगर आपको मान लीजिए आप इधर उधर काम में बिजी हो गए और सब्जी हिलाने में आपको थोड़ी सी देरी भी हो गई, तो क्योंकि अंदर स्टीम बनी हुई है आपकी सब्जी जलेगी नहीं। साबुत चीज़ें बहुत सारी हम किचन में बनाते हैं, साबुत दालें, पल्सेस, लेग्यूम्स एक्सेट्रा। इनको अगर हम भिगोना भूल जाएं तो इनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो कभी अगर आपसे भिगोना इनको रह जाए तो इनको धोने के बाद आप आधे घंटे के लिए ही सिर्फ एकदम गर्म खौलते हुए पानी में भिगो के रख दीजिए। इस आधे घंटे में ही ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे चने की दाल, साबुत मूंग की दाल, छोले, राजमा, लोबिया, ये सब फूल जाते हैं। और फिर आप कुकिंग कीजिएगा, आपका कुकिंग टाइम रेगुलर ही रहेगा जितना लगता है। इसलिए हमेशा एक इलेक्ट्रिक केटल अपनी किचन में हैंडी रखिए, ताकि आप इंस्टेंटली गर्म पानी इस्तेमाल में ले सकें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कई बार सब्जी या दाल बनाते वक्त वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा उसे पतला करना होता है। उस टाइम पे भी अगर आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी का टेस्ट भी नहीं खराब होता है और गर्म पानी होने की वजह से काम जल्दी भी हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक केटल हमेशा हैंडी रखिए अपने किचन में। आधे घंटे के बाद ये देखिए दालें कितने अच्छे तरीके से फूल गई हैं। अब नॉर्मली जैसे भी आप कुक करते हैं ठीक वैसे ही अपने स्टाइल में, अपने टेस्ट के हिसाब से कुक कर लीजिए। एक और बहुत अच्छी टिप शेयर करती हूँ और वो है कुकर से रिलेटेड। कुकर रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है किचन में, और अक्सर जब हम सीटी लगवाते हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है, पूरी गैस गंदी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको घी इस तरीके से अंदर की तरफ सीटी के ऊपर लगाना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद ढक्कन बंद करके रेगुलर जैसे आप कुक करते हैं, जितनी सीटी लगवाते हैं लगवाइए। कोई भी स्पिलेज कुकर में से नहीं होगा और आपकी गैस भी गंदी नहीं होगी। रोटी भी इंडियन घरों में रोज ही बनती है। जब आप रोटी बेलें
तो उसके बाद इस तरीके से हाथों के ऊपर इसको ज़रूर फेरिए। ऐसा करने से सारा एक्स्ट्रा आटा झड़ जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो सारा जो एक्स्ट्रा आटा है जो रोल करते वक्त रोटी पे लगा था वो तवे के ऊपर जाएगा और धुआं ज़्यादा उठता है पकाते वक्त। तो उस धुएं से बचने के लिए आपको ये झाड़ के ही रोटी को तवे के ऊपर चढ़ाना है। अक्सर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि रोटी बनाने के बाद रोटी नीचे से गीली हो गई। ऐसा ना हो इसलिए जब भी आप रोटियां पकाएं तो उसे इस तरीके से किसी जाली के ऊपर उतारें, डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ना रखें। ऐसा करने से रोटी को नीचे से हवा लगती रहती है, मॉइस्चर वो नहीं पकड़ती है और नीचे से गीली नहीं होती है। वैसे ये जो जाली मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे माइक्रोवेव के साथ आई थी। अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो आप रोटी को कटोरी के ऊपर भी निकाल सकते हैं। ऐसा करने से क्योंकि रोटी पूरी नीचे टच नहीं कर रही है तो मॉइस्चर नहीं पकड़ती है, गीली नहीं होती है, नीचे से उसे हवा लगती रहती है। अगर रोटी आपकी बड़े साइज की है तो कटोरी की जगह कोई भी ऐसा बर्तन यूज़ कीजिए जो कि थोड़े चौड़े मुंह वाला हो और इससे भी आपका काम हो जाएगा। रोटियों को रखने के लिए हम कैसरोल का यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन सारी बनी हुई रोटियां अगर हम ऐसे ही गरम गरम हॉटकेस के अंदर डाल देंगे तो भी वो मॉइस्चर पकड़ लेंगी और गीली हो जाएंगी। तो ये जाली आप डालिए हॉटकेस के अंदर। ये शायद मेरे कुकर के साथ आई थी और आजकल तो कैसरोल्स इस तरीके की जालियों के साथ ही मिलते हैं। इसके ऊपर जब आप रोटियां रखते हैं तो भी रोटियां नीचे से गीली नहीं होती हैं। चाहे आप कितने ही घंटों के बाद अब ये रोटियां क्यों ना खाएं, ये रोटियां बिल्कुल सही रहेंगी, गीली नहीं रहेंगी। अगर इस तरीके की जाली आपके पास ना हो तो कोई भी जालीदार दूसरी चीज़ आप हॉटकेस के अंदर रखिए और उसके ऊपर रोटियां रखिए, क्योंकि आइडियली एल्युमिनियम फॉइल में रोटियों को रैप नहीं करना चाहिए। ये तो मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जब हम कपड़े के अंदर रोटियों को रैप करते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो उसमें कभी कभी स्मेल सी आने लगती है। तो अ बेटर ऑप्शन इज़ कि इस तरीके की जाली आप यूज़ करिए रोटियों को रखने के लिए। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर तड़का मारते हैं, भले ही वो दाल हो, ढोकले के ऊपर हो, तो जो भी हम तड़के में चीज़ें डाल रहे हैं वो स्प्लटर होती हैं, एकदम से उड़ उड़ के इधर उधर जाती हैं, कई बार हमें लग भी जाता है उनसे। तो इससे बचने के लिए घी या ऑयल जब आपका गर्म हो जाए तो उसके अंदर सबसे पहले आपको डालना है नमक, थोड़ा सा नमक। वैसे आप घी या ऑयल डालने से पहले भी डाल सकते हैं। नमक से क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो भी आपके तड़के में जा रही है वो स्प्लटर नहीं करेगी, एकदम से उड़ के बाहर नहीं गिरेगी और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। जब भी आप तड़का दाल के ऊपर पोर करें तो उसको हिलाइए नहीं तुरंत ही, उसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। 5-10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हिलाइए और उसके बाद जो आपको करना है करिए। आपके फ्लेवर्स तभी अच्छे से इन्फ्यूज़ होंगे जब आप ये तरीका फॉलो करते हैं। सो आई होप आज की बहुत ही छोटी छोटी लेकिन यूज़फुल टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।